नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का 29 सेकंड का एक वीडियो आया है। यह वीडियो आपने देख भी लिया होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से इसके फोटो भी ट्वीट किए हैं कि चीफ जस्टिस के घर गए थे। NarendraModi.in वेबसाइट पर तो 10 फोटो हैं। प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पर भी 29 सेकंड का यह वीडियो मौजूद है। कई पत्रकारों ने भी इसे ट्वीट किया है, यानी उन्हें भी दिया गया होगा। अगर छिपाने वाली बात इसमें होती तो प्रधानमंत्री खुद से क्यों जारी करते, लेकिन इसमें बताने वाली बात क्या है? बार बार इसी सवाल से टकराता रहा कि जिस बात में छिपाने के लिए कुछ नहीं, उसमें बताने वाली बात क्या है। बात केवल इतनी नहीं है, यह भी है कि इसमें कहने वाली बात क्या है। जब सब कुछ दिख ही रहा है तो कहना भी क्या है। आप भी देखिए इस वीडियो को। क्या आपको पता चलता है कि बताने वाली बात क्या है, या आपको लगता है कि तीज त्योहार में लोग एक दूसरे के घर जाते ही हैं? इसमें कहने वाली बात क्या है? चीफ जस्टिस शून्य में तो नहीं रहते, समाज में रहते हैं जहां लोगों से मिलना जुलना होता ही है। इस बात में दम तो है। हम भी तो जाते हैं, जो पसंद नहीं उनके घर भी जाते हैं, जो विरोधी विचार के हैं उनके घर भी जाते हैं। जाकर अच्छा भी लगता है। क्या इतनी सी ही बात है या कुछ और है? इस वीडियो को देखते हुए क्या आपको कुछ और भी लग रहा है, मगर कह नहीं पा रहे हैं? मुझे उलझन सी हो रही है कि क्या कहूं। क्या इस तस्वीर को राष्ट्रीय राजनीति के समय और संदर्भ में देखना उचित रहेगा? यह सब तो कहा ही जा सकता है, लेकिन कुछ तो है कि नहीं कह पा रहा हूं। कई साल से लगातार कुछ कहने का अभ्यास है, फिर भी वो बात क्यों नहीं कह पा रहा जो कहना चाहता हूं। कहने से पहले वो बात स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रही जिसे कहना ही चाहिए। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव रत्न। ऐसा लग रहा है कि किसी सिनेमाई क्षण में फंस गया हूं और धरती के डोलने से घंटियां आपस में जोर जोर से टकरा रही हैं। क्या यह वीडियो आपको भी कंफ्यूज कर रहा है, नजरों को धुंधला कर रहा है या साफ कर रहा है? पर यह बताइए, कहने के साहस पर क्या यह वीडियो बोझ सा बन गया है? ठीक ठीक आप भी क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? कहने के साहस की कमी है या कहने की व्यर्थता अब सारी सीमाओं को पार कर चुकी है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है जो मुझे लग रहा है? 2018 में मनु सेबेस्टियन ने लाइव लॉ के लिए एक लेख लिखा। जस्टिस वी.डी. तुलजापुलकर ने कहा था कि अगर सियासी नेताओं के चुनाव जीतने पर जज गुलदस्ता भेजने लग जाएं और प्रशंसा में पत्र लिखने लग जाएं तो जनता का न्यायपालिका में विश्वास हिल जाएगा। इंदिरा गांधी के जमाने में लिखे गए इस पत्र के बारे में समझा जाता है कि जस्टिस तुलजापुलकर ने जस्टिस पी.एन. भगवती पर तंज किया था। जस्टिस पी.एन. भगवती ने इंदिरा गांधी को लोकसभा का चुनाव जीतने पर बधाई पत्र लिख डाला। बाद में पी.एन. भगवती चीफ जस्टिस भी बनाए गए। 15 जनवरी 1980 को जस्टिस पी.एन. भगवती ने यह पत्र इंदिरा गांधी को लिखा। तब बार संघ के कई सदस्यों ने उनके इस पत्र की निंदा की थी। यह प्रसंग अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी किताब सुप्रीम विस्पर्स में दिया है। इस घटना को भारत की न्यायपालिका के इतिहास में सबसे लज्जाजनक बताया गया था। मनु सेबेस्टियन ने पी.एन. भगवती का यह उदाहरण मेघालय हाई कोर्ट के जस्टिस एस.आर. सेन की एक टिप्पणी के संदर्भ में दिया। अपने फैसले के दौरान जस्टिस एस.आर. सेन ने लिख दिया, केवल हमारे प्यारे प्रधानमंत्री बिलवेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोक सकते हैं। जस्टिस एम.आर. शाह ने कह दिया, मोदी मेरे हीरो हैं, वे एक मॉडल हैं। लाइव लॉ में मनु सेबेस्टियन ने लिखा है कि इसके बाद वे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी। इसी लेख में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एच.एस. कपाडिया का एक बयान है कि जजों को संत की तरह रहना चाहिए, उन्हें नेताओं के साथ उठने बैठने से गलबहियां करने से बचना चाहिए, मगर उनकी यह बात सुनने वाला कोई नहीं। सौरभ दास युवा पत्रकार हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मामलों में जिस तैयारी और निर्भीकता से रिपोर्ट करते हैं, हाल के दशकों में उन्हें कोर्ट का श्रेष्ठ पत्रकार बनाता है। अपनी रिपोर्टिंग में सौरभ दास लगातार कोर्ट के मामले में रिपोर्टिंग की सीमाओं को तोड़ते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। वो बात कहते हैं जो कोई नहीं कहता, कहने के खतरे हर दिन उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, इसकी व्यवस्था को रोस्टर कहते हैं और मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस कहे जाते हैं। सौरभ दास ने मास्टर ऑफ रोस्टर्स को लेकर रिपोर्ट कर दिया और आलोचना कर दी। चीफ जस्टिस ने कोई बदला ले लिया हो, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। सौरभ दास ने इस वीडियो को देखकर ट्वीट किया और धारदार वाक्यों के सहारे जिस तरह से कहा है, क्या आप उस तरह से कहना चाहेंगे? मुझे क्या करना चाहिए? खुद कहने से अच्छा है, शायद सुरक्षित भी, कि सौरभ दास ने जो कहा है उसे ही दोहरा दूं। भारत में आप जानते ही हैं कि किसी को फंसाना, जेल में डाल देना और सालों तक बिना जमानत के सड़ा देना सबसे आसान काम है और इस काम को करने वाले अफसर के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, उसका हौसला कभी नहीं टूटता। यह इतना ज्यादा होता है कि कई बार लगा कि क्या इसकी वजह से नहीं कह पा रहा हूं। हर बात में उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा को क्यों याद किया जाए? लेकिन क्यों नहीं याद किया जाए? आपके जीवन को बर्बाद करने की शक्ति दूसरों के पास इतनी ज्यादा है कि उसे बचाते रहने का भी अब कोई मतलब नहीं है। इतनी हिंदी तो सभी लोग समझ ही जाते होंगे। सौरभ ने धारदार अंग्रेजी में इतना लंबा क्यों लिखा? क्या हिंदी का कोई पत्रकार ऐसा नहीं लिख सकता है? फिर यह हिंदी है किस लिए? क्या हिंदी केवल हिंदी करने के लिए है या कुछ कहने के लिए भी है? इस युवा पत्रकार ने लिखा है कि सबसे बड़ी चिंता की बात है कि भविष्य में होने वाले चीफ जस्टिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के हर जज को इससे खतरनाक संदेश जा सकता है। इस एक कदम से चीफ जस्टिस ने अपनी विरासत से कहीं ज्यादा बड़ी चीज को जोखिम में डाल दिया है। इस टिप्पणी को पढ़ने के बाद ही लगा कि क्या सौरभ दास ने वो बात कह दी जो मैं कहना चाहता था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मुझे अब भी लग रहा है कि कुछ तो है उससे अलग या ज्यादा जो कहना चाहता हूं, लेकिन कह नहीं पा रहा हूं। डर इसका कारण बिल्कुल नहीं है। कारण है वह बात जिसे इस तरह इतनी सफाई से कही जाए कि वीडियो को देखते हुए जो न कह पाने का पत्थर है वो सीने से हट जाए। सौरभ दास ने लिखा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो दूरी बनी रहनी चाहिए उसका खतरनाक तरीके से क्षरण हुआ है। अंग्रेजी में इसे इरोजन कहते हैं। हिंदी में ऐसे समझिए, जब नदी की धार किनारे की मिट्टी को धीरे धीरे काटती है, अचानक एक दिन मिट्टी का किनारा, खेत का खेत पानी की धार में गिर जाता है। सरकार और कोर्ट को अलग अलग किनारों पर होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ सैकड़ों मामले होते हैं। अब अगर प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस एक दूसरे के घर पर मिलने लग जाएंगे, तब फिर इस मिट्टी के कटाव को कौन रोक सकता है? लेकिन इस पर सवाल मिट्टी तो नहीं करेगी, नदी की धारा तो नहीं करेगी। इसे देखने वाला नागरिक, पत्रकार, जज, वकील, यही सब तो करेंगे, या सब कुछ इसी तरफ बहने दिया जाए? सौरभ दास ने इसी वीडियो को देखते हुए लिखा कि आज की रात देश बेचैन कर देने वाले इस वीडियो को देख रहा है। यह वीडियो ऐसे चीफ जस्टिस के घर से आया है जो न्यायपालिका की पवित्रता को अपने सीने से लगाए रखते हैं। आज उन्होंने बेहद खतरनाक संकेत भेजा है। इसके आगे सौरभ ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और ईमानदारी को लेकर जो लिखा है उसे दोहराते हुए भी हाथ और लब कांप रहे हैं। दिमाग इसमें उलझा है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। फिर क्यों सौरभ दास ने याद दिलाया कि चीफ जस्टिस का काम न्यायपालिका के संस्थान की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। याद दिलाते रहना गलत तो नहीं है, फिर भी जब मुझे सौरभ दास की इस बात को दोहराने में घबराहट सी हो रही है, तो गणपति के सामने खड़े इन दो लोगों को क्या ऐसी घबराहट नहीं होती होगी? भारतीय देवी देवताओं के विपुल कथा संसार में उनके न्याय के पक्ष में खड़े होने की कथाएं ही ज्यादा मिलती हैं। संविधान के आने से बहुत पहले न्याय की नैतिकता का सोर्स धर्म ही रहा और उस धर्म के देवी देवता
बल्कि आज भी सही और गलत का पैमाना सामाजिक जीवन में धर्म से भी आता है। लोग बात बात में कह देते हैं भगवान से डरा करो। अगर सौरभ दास की बात सही है, फिर भी एक बार पूछना तो बनता ही है कि देवी देवताओं का साक्षी होकर इतना कुछ किया जा सकता है, क्या किसी को भगवान से भी डर नहीं लगेगा? अब मैं रुक जाना चाहता हूं। प्रकृति का यह वार्षिक विध्वंस किसी के देखने और नहीं देखने से नहीं रुक सकता, लेकिन यह सोच गलत है। बाढ़ की तबाही नदियों को नहीं देखने के कारण भी होती है, उनके किनारों और बहने के रास्तों को बर्बाद करने से भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर गए, गणपति की पूजा में शामिल हुए। पूरी संभावना है इसमें आस्था का सवाल पैदा किया जा सकता है, इसलिए भी बाकी राजनीतिक दल शायद सतर्क होंगे कि कहते ही गणपति को लेकर राजनीति शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे इस बहस को क्या फायदा हो रहा है? 2018 में स्वाति चतुर्वेदी की यह रिपोर्ट आपको याद होगी। स्वाति ने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए और उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से अचानक उन्होंने कह दिया वे कोर्ट नंबर 1 देखना चाहते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस की बेंच लगती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया था। उस समय चीफ जस्टिस के कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ कई बड़े मामले चल रहे थे। रफाल विमान के सौदे का भी मामला उनमें से एक था। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 75 साल होने पर एक आधिकारिक कार्यक्रम हुआ। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और चीफ जस्टिस के अलावा तमाम जज साहिबान। तब तो किसी ने संदेह नहीं किया, कोई भी कंफ्यूज नहीं हुआ, किसी को भी नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है। तमाम मौके हैं जब दोनों मिलते हैं और इन कार्यक्रमों का फोटो और वीडियो भी साझा किया जाता है। ट्विटर पर ट्राइबल आर्मी को 3 लाख लोग फॉलो करते हैं। इसके ट्विटर हैंडल पर लिखा है, भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का PM मोदी के साथ गणपति पूजा में भाग लेना धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है। सत्ताधारी प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के साथ धार्मिक आयोजनों में शामिल होना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। चीफ जस्टिस के घर पर गणपति की पूजा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी गणपति की पूजा में शामिल हुए, इसे लेकर लोग ठिठक क्यों गए? या कहा भी तो न्यायपालिका के भविष्य को लेकर ही चिंतित हो गए। गणपति की पूजा में जाने का रिवाज तो है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। सच सच कहिए कि इस वीडियो को देखकर ठिठक गए या न्यायपालिका को लेकर जो खबरें आती रहती हैं उसके कारण भी ठिठक गए? अगर उसका प्रभाव इस वीडियो के देखने पर पड़ रहा है तो अलग बात है। कम से कम इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छाप तो दिया था कि विश्व हिंदू परिषद ने जजों का सम्मेलन आयोजित किया और इसमें 30 से अधिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गए, देश के कानून मंत्री भी गए। विधि प्रकोष्ठ की बैठक में वक्फ बिल, वाराणसी और मथुरा को लेकर चर्चा हुई। लोगों ने एक्सप्रेस की आलोचना शुरू कर दी कि पूर्व जजों का नाम नहीं छापा। यह भी तो हो सकता है उस वक्त नाम ना मालूम हो और अखबार ने इस सूचना को सार्वजनिक कर देना जरूरी समझा हो। सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि बाकी अखबारों और टीवी चैनलों ने इस खबर को क्यों नहीं कवर किया। अब तो क्विंट ने उस बैठक की तस्वीर ही छाप दी है। द क्विंट की हिमांशी दहिया ने ट्वीट किया है कि 30 जजों की पहचान कर क्विंट ने उन्हें पूछा कि उनके VHP के कार्यक्रम में जाने का क्या कारण था। अधिकतर जजों ने कोई जवाब नहीं दिया, खासकर ऐसे जज जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अक्टूबर 2022 में रिटायर हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जवाब दिया, कहा कि वह भारतीय नागरिक की हैसियत से गए थे और मीटिंग में उन्होंने करंट अफेयर्स की चर्चा की। हिमांशी दहिया बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए अपने अंतिम निर्णय में उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के हिजाब पर बैन के निर्णय को सही ठहराया था। क्विंट ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि रिटायर होने के 2 महीने बाद केंद्र की ओर से उन्हें न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का चेयरपर्सन नियुक्त किया। आयोजन में शामिल हुए केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीरें साझा की हैं। यानी छिपाने की बात नहीं है, मगर सवाल यहां है
इसमें बताने की बात क्या है? कोलकाता हाईकोर्ट के जज ही तो थे अभिजीत गंगोपाध्याय, इस्तीफा दिया और उधर बीजेपी में शामिल हो गए, चुनाव भी लड़ते हैं, जीत भी गए। तो क्या हो गया? संस्थाओं पर कब्जे का मुद्दा राजनीतिक है, मगर वह तो इस वीडियो के आने के पहले से है और व्यापक है। जिसकी बात राहुल गांधी बार बार करते हैं, केवल न्यायपालिका ही नहीं, चुनाव आयोग को लेकर भी बात कही जा रही है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी इस मुलाकात के प्रसंग पर कुछ कह पाएंगे? Look, there are two different issues, okay? One issue is fighting and winning elections. And we're confident that we will fight and win elections against the BJP. And I think you will see it in the next 2 or 3 months that we will win those elections, okay? That's very different than undoing the damage the RSS and the BJP have done to our institutions. And that is a much deeper problem, and that's not going to get solved so easily and so simply. But we have to have a strategy for it. I still have 20 plus cases on me. I still have, in India, the law, right, is that you can only do a defamation case if you're the person who's being defamed. I have 20 of those filed by people who I haven't defamed, right? So there's a huge set of structures that are being used to attack the opposition, investigative agencies, legal system, and that continues. That hasn't stopped. So, but the real challenge in front of India is how do you make our institutions neutral again? I will also touch upon another pillar in our democracy, the judiciary. 2 days ago, the Honorable Chief Justice of India, while on a visit to Calcutta, remarked that judges were not deities. They are here to dispense justice with compassion. Just as one can't be partly pregnant, you either are or you're not, justice and democracy too must be absolute. They cannot partly be in effect. The retirement age for High Court justices is 62, and the retirement age for Supreme Court judges is 65. Now, this has unfortunately contributed to High Court judges kowtowing to the Supreme Court Collegium and to the government for a last-minute elevation to be able to serve for 3 more years and then qualify for further sinecures, such as the head of the Lokpal, the head of the National Human Rights Commission, chairman of various tribunals. It has come to such a state that opposition leaders framed in politically motivated cases are denied and bail and denied justice simply because judges are even scared to touch their case for fear of offending the government. Today I say, the poorest people in India who have perhaps the most to lose from offending the government in power, they have shown spine and risen to the occasion. Your lords and ladyships, heed thy inner voice, have a spine, rise to the occasion. क्या आपको लगता है कि मैं अपनी बात कह पा रहा हूं? मुझे तो नहीं लगता। ऐसा भी नहीं है कि कंफ्यूजन है। संस्थाओं का पतन अगर कलात्मक हो, ठहराव के साथ हो, उसमें एक किस्म का सौंदर्य बोध हो, लय हो, संगीत हो और उसके पीछे की नफरत का अंदाजा ना हो, तो ऐसा पतन सुंदर होता है, अच्छा होता है। पतन को भी प्रभावशाली और रोचक, कलात्मक बनाया जा सकता है। पतन और कला का यह संबंध तब दिख सकता है जब किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। अतिक्रमण की तरह चुभ रहा एक समुदाय का मकान गायब हो जाता है और वहां हरी घास के उगने की संभावना पैदा कर दी जाती है। घास का होना शहर या कस्बे के सौंदर्य बोध के लिए बहुत जरूरी है। ठीक ऐसा ही कुछ मैंने न्यायमूर्ति बुलडोजर वाले वीडियो में लिखा था, मगर उसे डिलीट कर दिया। वही आज बता रहा था। उस दिन साहित्य से कुछ प्रसंग मिल गए, लेकिन आज के वीडियो के लिए साहित्य का कोई हिस्सा याद ही नहीं आ रहा। हुआ यह था कि बुलडोजर से किसी मुसलमान का घर गिरा दिया गया। एक बार नहीं, ऐसा कई बार हो गया था। लोग पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है, कब तक चुप रहेगा। तो कोर्ट की वह चुप्पी खल गई और हमने न्यायमूर्ति बुलडोजर नाम से वीडियो बनाया। मगर कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर उतना तो कह दिया जितना सब सुनना चाहते थे। मगर बुलडोजर की गति रुक जाए तब पता चले।
भीड़ की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से दिशा निर्देश दिए हैं। क्या भीड़ की हिंसा रुक गई? मुख्यमंत्री तक भावनाओं के नाम पर इशारों इशारों में भीड़ का हौसला बढ़ा देते हैं। पत्रकार सौरभ दास ने लिखा है कि इस वीडियो पर सांसदों को कुछ कहना चाहिए। आजकल हर बात में राहुल गांधी के कहने का इंतजार होता है, तो सौरभ ने राहुल गांधी को भी ट्विटर पर टैग किया है कि क्या वे बयान जारी करेंगे। सांसदों को वीडियो की निंदा करनी चाहिए, सौरभ कहते हैं। दरअसल सौरभ दास राहुल गांधी और सांसदों के साहस की परीक्षा ले रहे हैं। वो टेस्ट कर रहे हैं कि जो दिख रहा है क्या वो कहने की हिम्मत दिखा पाएगा कोई। जब सेनाध्यक्ष ने राजनीतिक बयान जारी किया तब इन लोगों ने बयान जारी कर चेतावनी दी, निंदा की। हमारे सांसदों को खड़े होना पड़ेगा, स्टैंड अप, सौरभ दास लिखते हैं। एक युवा पत्रकार क्यों इन बातों को लिख रहा है, मैं उसकी इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं? वह क्यों लिख रहा है कि यह संविधान के लिए अच्छा नहीं? क्या इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूं? लेकिन मैं खुद भी तो कुछ कहना चाहता हूं। राहुल गांधी और सांसदों से उम्मीद करने से पहले आप क्या कहना चाहते हैं, आप या मैं जानना चाहता हूं। लाख भटकने के बाद उसी बात पर आ जाता हूं कि वो क्या कहना चाहिए जो मैं नहीं कह पा रहा हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस वीडियो के संपादन कौशल पर ही बात करूं? इसमें तो कोई खतरा नहीं, कोई नाराज भी नहीं होगा। इसके पीछे की मेहनत को सराहा तो जा ही सकता है। एक कैमरे की ड्यूटी प्रधानमंत्री मोदी के आने पर होगी, एक कैमरे की ड्यूटी चीफ जस्टिस के स्वागत करने पर होगी। क्या दो कैमरे थे? यह भी तो हो सकता है कि एक ही कैमरा रहा हो। उसने पहले प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस के घर आते ही रिकॉर्ड किया और फिर घर के बरामदे में खड़े चीफ जस्टिस और उनकी जीवन साथी को विनम्रता और सहृदयता से स्वागत करते हुए रिकॉर्ड किया। अब आप भीतर आइए। यहाँ तीनों एक कतार में दर्शन कर रहे हैं और कैमरा सामने से रिकॉर्ड कर रहा है और यहाँ कंधे के पीछे से रिकॉर्ड कर रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी घंटी बजा रहे हैं। अगर देश से कुछ छिपाना होता तो क्या इतना सब किया जाता? फिर सवाल आता है कि छिपाना तो नहीं था, इसकी तो कदर करनी चाहिए, लेकिन बताना क्या था इसे ही पकड़ नहीं पा रहा हूं। लेकिन इस वीडियो के संपादन और इसके पीछे की मेहनत को देखकर लगा कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक तो नहीं आ गए होंगे। दरवाजे पर घंटी बजाई और दरवाजा खुला। अरे सर आप आइए आइए, आपका स्वागत है। सब कुछ तय रहा होगा, आने जाने का समय भी, कैमरे वाले की जगह भी और तुरंत संपादित कर ट्विटर पर डाल देना भी। न्याय के साथ साथ वीडियो संपादन की इस त्वरित गति पर गर्व तो किया ही जा सकता है। लोग जवाब में पुरानी तस्वीरें निकाल रहे हैं जब मनमोहन सिंह इफ्तार में जाते थे और वहां चीफ जस्टिस भी मौजूद होते थे। लेकिन कहीं और जाना और किसी के घर पर जाना, दोनों में अंतर है या नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर जाते हैं। गणपति पूजा का अवसर है। वीडियो देखने से कहीं भी वो सार्वजनिक समारोह नहीं लगता, क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरी हस्तियां नहीं हैं। क्या इसकी तुलना इफ्तार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके समय के चीफ जस्टिस की मौजूदगी से की जा सकती है? इफ्तार में बहुत सारे लोग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह ने कपिल सिब्बल को टैग कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार संघ को इसकी निंदा करनी चाहिए। कपिल सिब्बल बार संघ के अध्यक्ष हैं। इस एक मुलाकात ने सबको कहने से इतना संकट में डाल दिया है, सबका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा ने प्रधानमंत्री को बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा था, वर्सेटाइल जीनियस। तब वे सुप्रीम कोर्ट के जज ही थे। क्या तब जो आशंकाएं जाहिर की गई थी वो उस समय सही साबित हो गईं, या अब जाकर लग रहा है कि साबित होने के कगार पर हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने लिखा है कि चीफ जस्टिस ने अपने घर पर प्राइवेट मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आने की इजाजत दी, यह अपने आप में सदमे के समान है। इससे न्यायपालिका में गलत सिग्नल जाता है। प्रशांत भूषण आगे लिखते हैं कि न्यायपालिका का यह काम है कि वह कार्यपालिका से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, सुनिश्चित करे कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक हाथ की दूरी होनी ही चाहिए। प्रशांत भूषण ने तो यह भी कहा कि जजों की आचार संहिता यह कहती है कि उन्हें अपने पद के अनुसार अलग थलग रहना चाहिए, आइसोलेटेड।
ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का भरोसा कम हो। सब इसी पर जोर दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्या ये लोग भी नहीं कह पा रहे हैं कि जो होना चाहिए, जिसके लिए जो करना चाहिए, तो वो वैसा है भी या नहीं है? अगर एक बार के लिए आप इस पूरे प्रसंग से चीफ जस्टिस के घर को निकाल दें तो फिर क्या बचता है? जो बचता है वो बेहद रूटीन वाली बात है, राजनीति वाली बात है। जैसे प्रधानमंत्री का यह परिधान महाराष्ट्र के परिधानों की पारंपरिकता की झलक देता है। आप चाहें तो चुनाव से जोड़ सकते हैं कि वहां चुनाव होने वाले हैं तो प्रधानमंत्री ने इस परिधान का धारण किया। महाराष्ट्र के समाज का कौन सा तबका इस तरह से परिधान धारण करता है, इस पर उस राज्य के कपड़ों के जानकार बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इस तस्वीर में सौंदर्य की भरपूर उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनावों के समय या राज्यों के दौरे के समय प्रधानमंत्री मोदी की अनेक तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। तमिलनाडु जाते हैं तो वहां के जैसे कपड़े पहनते हैं, लुंगी को वहां वेष्टी कहते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में जाते हैं तो वहां के हिसाब से परिधान धारण करते हैं। असम से लेकर मणिपुर गए तो वहां उन्होंने वहां के हिसाब से कुछ ना कुछ पहना ही होगा। लेकिन अब तो 16 महीने से पक्का वहां नहीं जा सके हैं। ऐसी अनेक तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री के फोटो आर्काइव से मिल जाएंगी। आपको लगेगा इन तस्वीरों में नया क्या है? नया तो इसी फोटो से लगेगा, वीडियो से लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर गणपति की पूजा में शरीक हुए गए। ये नई तस्वीर है। यह आम हो चला है कि एक खेमा सुप्रीम कोर्ट के जजों और फैसलों को लेकर ट्रोल करता है, निंदक बातें करता है, और दूसरा खेमा भी वही करने लगा है। एक खेमा सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखता है कि लिबरल उसके फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं, तो एक खेमा लिखता है कि कोर्ट का व्यवहार एक तरफा लगता है। चीफ जस्टिस की घटना को लेकर आपस में मजे भी लिए जा रहे हैं, एक दूसरे को ललकारा भी जा रहा है। यह सब तो होता ही रहता है। जजों को ट्रोल करने का चलन किस खेमे से शुरू हुआ, इसी पर रिसर्च किया जा सकता है। अगर आप न्यायपालिका के साथ कुछ होने को लेकर हताश हैं तो उन लाखों लोगों की तरफ देखिए ना, जिन्हें न्याय नहीं मिलता है। वे जेल में सड़ा दिए जाते हैं, उनके परिवार के लोग थाने से लेकर कोर्ट तक महीनों वर्षों चक्कर लगाते रह जाते हैं। उन लोगों की तरफ देखिए जिन्हें कोई अफसर फर्जी मामलों में फंसाकर जेल में ठेल देता है, जमानत तक नहीं मिल पाती। आपने जिस जीवन को बनाया उसे 2-4 फर्जी आरोपों से पल भर में बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए विध्वंस, बर्बादी को गले लगाना सीखिए। जब आप करोड़ों लोगों के जीवन में न्याय व्यवस्था के नहीं होने को ठीक से देख लेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के चीफ जस्टिस के घर जाने के वीडियो से आहत नहीं होंगे, आशंकित नहीं होंगे। भारत में किसी का जीवन बर्बाद कर देना बहुत आसान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से आप डर गए कहने से? सब है और सब रहेगा, ये डर भी रहेगा। ये सही है कि मैं वो बात नहीं कह पाया जो कहना चाहिए था। बस उसी का पता चल गया होता तो सबसे पहले कह देता। लेकिन मैं इस वीडियो को यहां दर्ज करना चाहता था ताकि पता चले कि यह ऐसी घटना थी जिस पर कहा जा सकता था, मगर मैंने कहा नहीं। लेकिन आप इतना तो श्रेय दे सकते हैं कि मैंने देखा और आपको दिखाया। कहना सुनना तो होता ही रहेगा। गणपति आप सभी का भला करेंगे। वो अगले साल भी आएंगे देखने कि इस बार कितना हुआ, कैसा हुआ, किसने क्या किया। इंतजार कीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।